बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है, तो ठीक करनी है मुझे, क्या करना चलिए सर, वर्किंग करवाएं सर। कैसे किए फिगर सॉल्व? कॉस्ट पर यूनिट निकालिए, मल्टीप्लाई बाय फिगर्स बोल दें सर जी जो किए हैं। ये आप सब फिगर सॉल्व करो। प्रोडक्ट ए की टोटल कॉस्ट बनाएंगे, कितनी आई है? 36,000 उसकी टोटल कॉस्ट है, वो तो जॉइंट कॉस्ट है सिर्फ ये, उसकी कौन सा खर्चा ही नहीं उसका फर्दर प्रोसेसिंग का खर्चा नहीं है। ठीक है, 36,000 डिवाइड बाय कितने यूनिट्स बने इसमें और बचे कितने हैं? अपने एंडिंग इन्वेंटरी मींस क्लोजिंग स्टॉक की फिगर फाइंड आउट करें, कितना बनता है? ठीक है, क्लियर है बात? यस सर। हो गया तो सॉल्व। नंबर 5 से इसी तरह प्रोडक्ट सी की एंडिंग इन्वेंटरी, प्रोडक्ट सी की एंडिंग इन्वेंटरी की कॉस्ट अब कैसे निकालें? अब इसमें जरा देखें, बोर्ड पे दोबारा देखें, फाइनल करें। 60,000 उसका शेयर था ज्वाइंट कॉस्ट का, लेकिन क्या उसको फिनिश करने में फर्दर खर्चा भी है? पहले आप टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे, दैट इज 60,000 प्लस 1,40,000, टोटल हो जाएगा ये 174,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस या सोल्ड, कितने हैं? 60,000 और स्टॉक में बचे हैं इनटू 15,000 इज इक्वल टू 43,500। और दुनिया देख के लिखना शुरू हो चुकी है, और जल्दी से देखना, मैंने पीछे करते हैं सर, दिखा दें सर, क्वेश्चन नंबर 3 निकालिएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं फाइनल बेटा कि मैं ये काम तो कर रहे हैं यार, मैं अगर ना पूछता तो 1 मिनट लगना था, पूछने से भी 2 मिनट लगे। अंधाधुंध देखें, बिल्कुल नहीं सोचना। चलिए सर, इस बहस के बाद अब आए पहला कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 3 निकालो, पेज नंबर 7 अगर है बुक, सॉरी 16 है। इस तरह इस क्वेश्चन को रजिस्टर करने पे थोड़ी सी बात रिवाइज करना है। Let's see the opening stock here. Finished goods का opening stock, cost of sales इन बनाना। Finished goods की cost of sales कैसे आती है? Starting point क्या होता है सर? Opening stock of finished goods suppose 0 है, लिखते हैं ऐसा सर। Cost of goods manufactured है suppose 1 million, 10 लाख, और इस कॉस्ट को इनकर करके 50,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर है। चीज सीरियस लेके समझेंगे, रिवाइज करेंगे, घर आके छोटे छोटे काम करेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। एक भाई ने भी कहा टेस्ट कब होगा, तो बेटा कुछ पढ़ेंगे तो टेस्ट होगा। आपका ख्याल में ये चीजें आनी पे करो, कुछ पढ़ तो नहीं पहले, कॉन्सेप्ट क्लियर करना सर। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, बेटा जो यूनिट्स बने हैं उनको बनाने की कॉस्ट से मैंने डिवाइड करके एक यूनिट की कॉस्ट निकाल दी।
जो स्टॉक का यूनिट्स बचे हैं एक्स एक्स वाई वाई के क्वेश्चन में जिस तरह किया वैसे मैंने किया, नंबर ऑफ यूनिट्स रिड्यूस्ड को मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड से डिवाइड करके पर यूनिट कॉस्ट निकाल ली, जैसे मैंने एक्स एक्स वाई वाई में किया। सेल प्राइस थोड़ी निकालनी थी, जो स्टॉक के यूनिट्स होते हैं कॉस्ट पे मेजर होते हैं या सेल प्राइस पे। बस काइंडली यहाँ तक रुकें, बाकी तरह बोर्ड पे देखते हैं। 50,000 सभी सपोज यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, 1 मिलियन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, ओपनिंग इस वक्त नहीं है, फिर मैं ओपनिंग अभी बाद में इंक्लूड करता हूँ। लेट्स अज्यूम 10,000 यूनिट्स ऑफ स्टॉक बच गई। बाकी जब मैं बातें करूँ पहले सुन लीजिएगा। अगर ये 50,000 बने हैं, 10 क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स बच गए हैं, तो 40,000 यूनिट्स शुड बी सोल्ड। और 40,000 यूनिट्स अगर सोल्ड हैं तो इनको सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। 40,000 यूनिट्स सोल्ड को सेल प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेल आएगी, लेकिन हम कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालते हैं इसका ताकि ग्रॉस प्रॉफिट आ जाए, पता है? तो कॉस्ट ऑफ सेल्स सिंपली मींस मुझे इन 40,000 यूनिट्स सोल्ड की कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो एक बिल्कुल सिंपल सी डिस्कशन कर रहा हूँ, शायद जो अभी आपने घर में भी की। क्या ये 10,000 यूनिट से नहीं 50,000 में से ही बचे होंगे? ओपनिंग तो थे नहीं, तो सिंपली क्या करो, 1 मिलियन खर्चा हुआ है 50,000 यूनिट्स को बनाने में, तो डिवाइड बाय 50,000 और मल्टीप्लाइड बाय, अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 10,000 करूंगा तो क्या आ जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट आ जाएगी। और अगर मल्टीप्लाई 40,000 करूंगा तो सेल्स नहीं आएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आ सकती है। लेकिन हमारा नॉर्मल तरीका क्या होता है, अगर हम स्टेटमेंट बना रहे हैं हम पहले क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं और उसको माइनस करके कॉस्ट ऑफ सेल्स लगाते हैं। तो इंटू 10,000 अगर मैं करूंगा तो क्या चीज आ जाएगी? अमाउंट तो आ जाएगी, लेकिन क्या चीज आ जाएगी? क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट आ जाएगी। तो सॉल्व करने में 200,000 बनता है शायद। तो 200,000 को माइनस करेंगे आप तो 8 लाख बन जाएगा बैलेंसिंग फिगर। 10 लाख माइनस 2 लाख, ऑब्वियसली अगर 40,000 से स्ट्रेट अवे मल्टीप्लाई करें करके देखें, फाइनल कर लिखो। जी प्लीज क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इस बात में? अब लास्ट वीक में हमने कुछ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बनाते हुए एक FIFO वेटेड एवरेज की बात की थी। तो अब आपने जरा बोर्ड में ये देख के मुझे बताना कि मैंने इस वर्किंग को करते हुए FIFO यूज किया है या वेटेड एवरेज? क्योंकि ओपनिंग स्टॉक ही नहीं था तो सभी हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, FIFO वेटेड एवरेज दोनों का आंसर सेम ही आएगा। और से जरा बोर्ड में देखा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कर लीजिए। मैंने कोई FIFO यूज नहीं किया, आपको कैसे पता चला? मैं तो वर्किंग कर भी थी। ये FIFO वेटेड एवरेज होते किसके लिए हैं ये आपको पता? जरा पिछले पेजेस निकालेंगे तो ये किस मकसद के लिए है? सही रिवाइज करेंगे। उन्होंने एक क्वेश्चन किया था हमने एनकेएल, उससे पहले एक थोड़ी सी डिस्कशन की होगी। क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड्स होते हैं। हेडिंग जरा ढूंढे क्या लिखे होगी जहां FIFO वेटेड एवरेज हमने लिखा। कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स की वर्किंग के लिए FIFO भी है और वेटेड एवरेज भी है, ठीक है? FIFO अगर हो तो बोर्ड में देखें जरा रिवाइज करें। FIFO अगर हो तो स्टार्टिंग पॉइंट ये होता है कि जो यूनिट्स बिके हैं वहां से शुरू करें। तो हाउ मेनी यूनिट्स सोल्ड, हाउ मेनी यूनिट्स सोल्ड सर, ये कहां से सेल हुआ? 50 में से ही हो तो 10,000 कहां से बचे होंगे? बाकी 10,000 50 में से ही बचे होंगे। इसलिए मैंने क्या किया, अगर मैं FIFO अप्लाई सोचूंगी तो FIFO के अप्लाई करने का सोचूंगी तो 1 मिलियन उठाऊंगा, डिवाइड बाय 50,000 करके पर यूनिट निकाल लूंगा और इंटू 10,000 क्योंकि स्टॉक बचा ही 50,000 यूनिट्स में से। तो अगर हम सोचेंगे भी तो FIFO ऐसे ही अप्लाई होगा जैसे मैंने नीचे वर्किंग की। लेकिन अगर वेटेड एवरेज हो तो उसका एक रेट आता है पहले, और मैन्युफैक्चरिंग अगर बिजनेस हो तो एक नजर रिवाइज कर वही इनके ओपनिंग स्टॉक किसका लेना होता है। अब यहाँ अगर जीरो है तो ओपनिंग स्टॉक को फिनिश गुड जीरो, उसी फॉर्मूले का अप्लाई करूंगा, रेट निकाल रहा हूँ।
प्लस क्या होना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 1 मिलियन डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक अगर 0 है तो डिवाइड बाय 50, इट मींस वही 1 मिलियन वही 50,000 ओपनिंग और अमाउंट और यूनिट तो 0 ही, जो रेट आएगा उसका क्या करते हैं मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स। तो क्या नीचे जो मैंने वर्किंग की है अगर ओपनिंग स्टॉक ही नहीं है तो FIFO और वेटेड एवरेज दोनों में ऐसी ही वर्किंग होगी। इन अदर वर्ड्स अगर ओपनिंग स्टॉक ही नहीं है तो हमें शायद सोचने की जरूरत ही नहीं है कि FIFO है या वेटेड एवरेज है, आंसर वही आएगा जो होना चाहिए। लेकिन क्या अगर ओपनिंग हो तो फर्क पड़ता है, ये मैं वर्किंग से समझता हूँ। तो देयर इज नो नीड ऑफ, एक छोटी सी लाइन नीचे लिखते हैं, there is no need of FIFO weighted average formula if opening stock is मतलब इसका ये नो नीड ऑफ इन अ सेंस के हमें ऐसा तो उस टेक्निकलिटी में सोचने की जरूरत नहीं है, सिंपली कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड मल्टीप्लाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स विदाउट एनी थिंकिंग ऑफ वेदर हम FIFO यूज करें वेटेड एवरेज। एनी कंफ्यूजन फॉलो कर ली समझ। लेकिन क्या अगर ओपनिंग स्टॉक हो तो फिर सोचना पड़ता है, क्या आंसर डिफरेंट आ सकता है, लेकिन जब तक हम लिखेंगे नहीं बात बनेगी नहीं। एक डाटा नोट करें, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के यूनिट्स हैं सपोज 5000, इनकी कॉस्ट है सपोज 90,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है सपोज 1 मिलियन, अमाउंट उसकी 50,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर हैं। और क्लोजिंग स्टॉक के सपोज यूनिट्स हैं 10,000। बस कैंडी लिखना थोड़ा वर्किंग करवाना, एक मिनट से करवाएं बाकी करवा दें पहले, मैं तो मेरे साथ साथ चलें। 5,000 ओपनिंग है, 50,000 प्रोड्यूस है, 10,000 बच गए हैं, सोल्ड यूनिट्स क्या होंगे 40 होंगे 45 होंगे सर, 5,000 पहले भी पढ़े हैं, ठीक है 45। The cost of sales means we are supposed to calculate the cost of 45,000 units। अब एक मिनट जरा क्या FIFO वेटेड एवरेज से फर्क पड़ता है, पहले आप जरा वर्किंग देखेंगे। अब लेट्स अज्यूम इस डेटा को हमने FIFO से सॉल्व करना है, तो FIFO में वर्किंग करते हुए काइंडली मैं बार बार वर्ड्स रिपीट कर रहा हूँ, सही रिटेन रखें जहन में। सोल्ड यूनिट्स देख के स्टार्ट करें, हाउ मेनी यूनिट्स हैव बीन सोल्ड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है ना सर, तो ये क्या 45,000 यूनिट्स आउट हो गए, सेल हो गए, अब फैक्ट्री से चले गए हैं, तो ये कौन से वाले पे लगे होंगे, क्या 5,000 यूनिट सोल्ड हो गए होंगे, और क्या बाकी 40,000 50,000 में से सेल हुए होंगे, तो क्या वंस अगेन ये 10,000 यूनिट्स ऑफ स्टॉक है, ये 50,000 प्रोडक्शन वाले में से ही बचा होगा। लेट मी फिनिश माय वर्ड्स। देयरफॉर मैं इस वर्किंग को करते हुए 10,000 यूनिट्स की कॉस्ट फाइंड आउट करते हुए ओपनिंग यूनिट्स भी नहीं देखूंगा, ओपनिंग अमाउंट्स भी नहीं देखूंगा, क्यों, ये यूनिट्स जहां से बचे हैं वहां से मैं रेट निकालूंगा, 1 मिलियन डिवाइडेड बाय 50,000 and multiplied by 10,000 is equal to 2 lakh
एक मिनट, मुझे और एंगल से बात करनी, पहले मैं कंप्लीट करूंगा। मेरी यहाँ तक कॉस्ट ऑफ सेल बताना, कैलकुलेटर पर 90 प्लस 1 मिलियन माइनस 2 लाख 890 बनाएगा। अब ओपनिंग भी शामिल आना है। ये 2 लाख क्लियर है प्लीज? 2 लाख और 890 फाइनली। यहाँ तक बात ठीक है? मैंने कौन सा मेथड अप्लाई किया? 5 को। एक मिनट, एक चीज, एक और एंगल सुना था, क्या ये 890,000 जो कैलकुलेट हुआ है, ये ऐसे भी कैलकुलेट किया जा सकता है? अभी ये कैसे कैलकुलेट हुआ है? हमने क्या उठाया? ओपनिंग स्टॉक उठाया, आगे क्या किया? ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट दिया और क्या किया? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड प्लस किया है 1 मिलियन, और क्या किया? क्लोजिंग 2 लाख माइनस किया, आंसर आ गया। तो क्या 890,000 हम डायरेक्टली भी पहुंच सकते हैं? बड़े आराम से कंसंट्रेशन से दोबारा देखें। क्या हमें ये पता है कि ये जो 45,000 यूनिट्स हैं, इनमें कौन कौन से सेल हुए हैं? इनमें सबसे पहले 5,000 यूनिट सेल हुए हैं और बाकी 40,000 यूनिट्स प्रोडक्शन में से सेल हुए हैं। तो क्या ऐसे भी सोचा जा सकता है कि इस कॉस्ट ऑफ सेल्स में 5,000 यूनिट्स की कॉस्ट 90,000 आ रही होगी? सर आ रही होगी सर। अभी यूनिट्स बिक गए हैं तो इनकी कॉस्ट ऑफ सेल कहलाए, लेकिन क्या इसके अलावा भी यूनिट्स बिके हैं? कहां से? तो उसके लिए क्या करूं? क्योंकि वो सारे नहीं बिके तो 1 मिलियन डिवाइड बाय 50,000 और मल्टीप्लाइड बाय 40,000। सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा सर। वही नहीं आएगा, प्लीज सॉल्व करें। क्या आंसर आता है? 8 लाख। ये मैंने किया क्या है, किसी को पता चला मैंने क्या किया? 45,000 यूनिट सोल्ड है। तो एक तो डेफिनेटली वे क्या है कि आप क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं और उसको बैलेंसिंग फिगर को के तौर पे कॉस्ट ऑफ सेल्स को कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन ऑल्टरनेटिवली क्या किया जा सकता है, जो जो यूनिट सेल हो गए, जहां जहां से यूनिट सेल हो गए, तो वहां वहां से रिस्पेक्टिव कॉस्ट उठाना है। तो इंशाल्लाह आपका आंसर सेम आना चाहिए। क्लियर है सारे? सर आप दोनों एंगल से नोट करें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैंडिडेट लिखते तरफ आता है। सर इट इज 8 लाख प्लस 90,000 इज इक्वल टू 890। तो FIFO में स्टॉक निकालते हुए ये देख लें कि कहां से स्टॉक बचा है, और इसी में अगर आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स से वर्किंग करनी हो, कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग करनी हो, सिंपली ये देखने कि स्टॉक के यूनिट्स कहां कहां से सेल हो, सॉरी सेल के यूनिट्स कहां कहां से सेल हो। तो 45,000 इज द टोटल सेल। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मींस पहले ओपनिंग बिके होंगे, और अगर 45 ओपनिंग है, सॉरी 45 सोल्ड है, 5,000 ओपनिंग है, तो बाकी प्रोडक्शन में से 40,000 सेल हुए होंगे, देयरफॉर 10,000 क्लोजिंग स्टॉक में अवेलेबल होंगे। ये क्लियर है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को? ये सेम डाटा दोबारा लिख लें, इसी के बेस पे वेटेड एवरेज भी कर सकते हैं। ये तो दोबारा लिख लेते हैं, सपोज ओपनिंग स्टॉक जल्दी से लिखें।
ये बस यहाँ तक देख बाकी फिर मेरे साथ पहले सुन लेना। सारे बंद हो गए, चला लो ये नोटेड है सर। जी सर, ये बोर्ड पे देखें सर। अब अगर इस डेटा को हमने वेटेड एवरेज से सॉल्व करना तो डिफरेंस आएगा या नहीं इसको जरा देखें। वेटेड एवरेज सर जी अगर आपने वर्किंग करनी है तो हमेशा सबसे पहला काम क्या ध्यान में आना चाहिए कि हमें एक रेट निकालना है। और अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो रेट निकालने का फॉर्मूला बोलते रहे, मैं फिगर्स लिखता हूँ। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स की अमाउंट 90,000 प्लस क्या करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की अमाउंट प्लस कर दी मैंने, ठीक है फिगर्स, डिवाइडेड बाय 5,000 ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स प्लस नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, लिखें और सॉल्व करें रेट का। ये काइंडली अगर बंद करवाना हो तो बटक बता दिया करें, अपनी मर्जी से आप मोबाइल के साथ खेलते रहते हैं। ठीक है माशाल्लाह, आपके मोबाइल बड़े आला है। कौन सी रेट के बारे में पिछले हफ्ते फाइनल फैसला हुआ था, फैसला वही रखिएगा सर। 19.82 पे राउंड ऑफ करने से इतना मेहनत सही बता दीजिए कितने पे राउंड ऑफ। रेट अगर आए तो पॉइंट्स में तो करने से 2 डिजिट्स पे जाके राउंड ऑफ करके खत्म करना। ओके सर। बहरहाल बाकी अगर रेट सही राउंड ऑफ नहीं होगा तो इमटेरियल डिफरेंसेस हमें इंशाल्लाह इग्नोर करना है। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन वेटेड एवरेज, प्लीज रिपीट। सबसे पहले रेट आ जाता है, जब ये बेटा रेट आ जाता है आगे सबको तो देन इसका क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट आ जाएगी। तो इस केस में आपको ये डिसाइड नहीं करना है सच कि कहाँ से यूनिट्स बचे हैं, यू आर जस्ट सपोज टू कैलकुलेट अ रेट एंड मल्टीप्लाई द रेट विद द नंबर ऑफ यूनिट्स इन हैंड, फाइंड द आंसर 19,200। अब डेफिनेटली जिन लोगों ने जरा राउंड ऑफ डिफरेंट तरीके से किया होगा कैलकुलेटर का एज इट इज रेट लेंगे तो 18 रुपए का फर्क खत्म हो गया। ये इस फिगर का प्लेस करें क्लोजिंग स्टॉक के सामने और बैलेंसिंग फिगर बताइए 891 8 तो बेटा प्लीज काइंडली रेट्स की बहस अब खत्म रखें। जब भी आप राउंड ऑफ करेंगे तो चंद रुपीस का इमटेरियल डिफरेंस आ जाएगा, इनसिग्निफिकेंट, उसकी बहस काइंडली छोड़ दीजिएगा। तो रेट राउंड ऑफ करके लिख लें और उसकी बेस पर जो फिगर्स आ रही हैं उसको सॉल्व कर लें। सब ओके है सर, सब क्लियर है सर। अब इसको जरा कंपेयर करें जो 5 से वर्किंग की है, क्या अगर ओपनिंग स्टॉक अवेलेबल हो तो 5 और वेटेड एवरेज का आंसर डिफरेंट आ सकता है। अब ये डेफिनेटली होपफुली आपको पुरानी कुछ चीजें याद है, इसमें कोई गलत सही वाली बात नहीं है, बोथ मेथड्स आर अलाउड, चीजें आपस में मिक्सअप हो जाती हैं तो प्रैक्टिकली ये डिफिकल्ट हो जाता है कि उनको अलग-अलग सेग्रीगेट किया जा सके। तो दोनों तरीके अलाउड हैं, एग्जामिनर आपको बताएगा कि कौन सा मेथड आपने यूज करना है, नहीं बताएगा तो इंशाल्लाह खुद हम डिसाइड कर लेंगे जब नहीं बताएगा। ठीक है, तो क्या फर्क पड़ता है अगर ओपनिंग स्टॉक हो, डिसाइड करना पड़ता है कि 5 होगा या वेटेड एवरेज, ये फिर हमें क्वेश्चन में ढूंढना पड़ेगा। लेकिन लेट्स कंप्लीट द बहस। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सिनेरियो 2 में एक डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ सेल भी कैलकुलेट करवाई थी 90,000, तो क्या वेटेड एवरेज में भी से हो जाता है? वेटेड एवरेज में बेटा ये ज्यादा आसानी से हो जाता है, एक फोटो देखो, ये जो रेट आया है इसी रेट को अगर आप यूनिट्स इन हैंड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट आ रही है और कैलकुलेटर में पकड़ा रहा है।
इसी रेट को अगर आप यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स की अमाउंट भी कैलकुलेट इंशाल्लाह हो जाएगी। बताएंगे क्या आंसर आ रहा है? 891। अब तो हमारा रेट था 81, तो वो हमने क्योंकि हायर साइड में राउंड ऑफ कर लिया, उसकी वजह से फिर यहाँ आपको कितने रुपए का डिफरेंस महसूस हो रहा, तो इसको इग्नोर करें, राउंडिंग ऑफ के डिफरेंसेस को और करके लिखा है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स डायरेक्टली कैसे आ जाती है इन केस ऑफ वेटेड एवरेज। फाइफो में तो ध्यान रखना पड़ता है कौन से यूनिट सेल हुए पहले, लेकिन वेटेड एवरेज में आप सिंपली वो रेट अगर क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट आ जाएगी, और अगर नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स की अमाउंट आ जाएगी। अगर आप कोशिश करके राउंडिंग ऑफ की इन मटीरियल चीज़ों को जहन से निकाल दें तो इंशाल्लाह आप चीज़ें ज़िंदगी में सही अंडरस्टैंड कर पाएंगे, क्योंकि राउंडिंग ऑफ पे हमारा कंट्रोल कोई नहीं है। अगर हम कैलकुलेटर की पूरी फिगर्स लिखना शुरू हो जाए तो शायद हम पेपर में कोई एक दो फिगर्स पूरी कर लेंगे और दोबारा अगले बार जाके पेपर पे दोबारा नया वाला सॉल्व करना पड़ेगा। तो आई अप्रिशिएट आप अपनी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ गलत नहीं लिखना चाहते, रियल लाइफ में नहीं लिखनी है, लेकिन एग्जाम में राउंडिंग ऑफ प्लीज अलाउड है। तो क्या 100 रुपए पे ही बहस रह जाएगी या गेम आगे बढ़ सकती है? क्वेश्चन नंबर 3 निकालें सर, बल्कि सॉरी फाइनल कंक्लूजन आप यहाँ पे क्या बनी जरूरत है? ये सारी बहस सर क्या पता चला था? देयर इज नो नीड ऑफ एनी FIFO और वेटेड एवरेज, नो ओपनिंग स्टॉक। लेकिन अगर ओपनिंग स्टॉक्स फिर हमें क्वेश्चंस और सीखना पड़ा करेगा और फिर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एग्जामिनर किस मेथड से वर्किंग करवा रहा है, क्योंकि आंसर विल बी देन डिफरेंट, और अगर कभी नहीं बताएगा तो इंशाल्लाह फिर करें। क्वेश्चन नंबर 3 सर, Binary Limited manufactures 3 joint products, मिल गए? मिल गया सर। रिक्वायरमेंट होनी है सर, prepare a profit and loss account for the period. Profit and loss account for the period means, profit and loss account for the period means statement of profit loss, income statement बन। लेकिन आगे पढ़े, identifying separately the profitability of the each of the 3 main products, कॉलम वाइज बनेंगी चीजें, 3 प्रोडक्ट्स की अलग अलग हमें स्टेटमेंट बनानी है। जस्ट टू रिकॉल इन माइंड, कॉस्ट अकाउंटिंग करते हुए मैनेजमेंट की चॉइस है कि वो इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाना चाहे, तो प्रोडक्ट वाइज बना ले, डिपार्टमेंट वाइज बना ले, रीजन वाइज बना ले। फॉर एग्जांपल रीजन्स मींस कि पंजाब में कितना प्रॉफिट हुआ चीजें बेच के, सिंध में फॉर एग्जांपल, या ग्लोबली अगर बिजनेस आपका, पाकिस्तान में प्रॉफिट कितना है, अमेरिका में कितना है, वगैरह वगैरह, जितने मर्जी कॉलम बनाए। लेकिन ये कॉस्ट अकाउंटिंग में तो अलाउड है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इनकम स्टेटमेंट हमेशा कैसे बनेगी? एक कंबाइंड फॉर्म, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड सो ऑन, मतलब एक ही फिगर्स टोटल आ रही है, तो उसका ब्रेकअप इनकम स्टेटमेंट के फेस पे नहीं होता। लेकिन हमारी सर कौन सी क्लास चल रही है, तो हमें कौन सी स्टेटमेंट बनानी है? प्रोडक्ट वाइज, मेन प्रोडक्ट्स के एंगल से। फर्स्ट फाइन से पढ़ते पढ़ते जरा कुछ जो डायग्राम्स पिछले 1-2 दिन में बना रहा था मैं, वो अपने जहन में बनाई कर। Binary Limited manufactures 3 joint products by the name of A, B and C in one common process. Following this process, product A and B are sold immediately, while C is subjected to further processing. Following information is available for the period ended 30th June 2007. Opening stocks of A, B and C are not available. Production in kgs, sale in kgs. A, B और C की प्रोडक्शन भी kgs में, सेल्स जो है वो C की नहीं दी, लेकिन अगर A और B की भी सेल्स देखें तो स्टॉक्स बचे हुए महसूस हो रहे हैं। ओपनिंग तो नहीं है लेकिन नजर आ रहा है प्रोडक्शन सेल में डिफरेंस है। फिर सेल प्राइस पर केजी भी है, लेकिन सी का कोई डाटा शायद अभी नहीं है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वर 17.9158 मिलियन। ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ में जाए, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी इस अमाउंट का कोई नाम बताएं सही। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है लेकिन 3 प्रोडक्ट्स बन रही हैं बाय द नेम ऑफ ए, बी एंड सी। 3
1,28,000 kgs of C full concentrate kernel were further processed during the period and converted into 96,000 kgs of Z. इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का नाम शायद सी था जो इनिशियली बनी है, लेकिन जब वो फिनिश फॉर्म में आई है तो अब उसका नाम क्या हो गया, जी। सी किस में कन्वर्ट हो गई ऊपर। अब डेटा जरा ढूंढे पॉइंट 1 में सी की केजीज में प्रोडक्शन कितनी थी, 1,34,000 केजीज। लेकिन इसको इसके साथ अगर लिंक करें तो कितने केजीज फर्दर प्रोसेस हुए, 1,28,000 केजीज ऑफ सी। क्या सी के कुछ केजीज बचे होंगे, लेकिन जब उसकी कन्वर्जन हुई जी में तो 1,28,000 केजीज कितने केजीज में कन्वर्ट हुए, 96,000 केजीज में कन्वर्ट हुए। ओके, यहाँ तक ठीक है। जो डेटा में डिफरेंस अब इस फर्दर सोचते हैं, कितने केजीज बने सी के, 134। कितने उसमें से यूज हुए महसूस हो रहे हैं, और कितने 128 केजीज को प्रोसेस करके फाइनली जी के बने। एडिशनल कॉस्ट ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग वर्क, फर्दर प्रोसेसिंग करते हुए कौन कौन सा खर्चा हो गया, इनको जरा प्लस करें। प्लस कीजिएगा सर, भाई को साथ वाले और से देखें प्लस करते हुए। 803, ये जो नाम लिखे हुए इनके रिस्पेक्टिव अमाउंट्स के, इनको पढ़ के बताएं। इनिशियली 803 टू 100 को कन्वर्जन कॉस्ट कह सकते हैं। कन्वर्जन कॉस्ट इज सम ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्या फैक्ट्री ओवरहेड्स को प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी कह सकते हैं, सोचे सोचे सोचे। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, जिसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दिन में लग रहा है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट किस किस को सम करके आती है, मटेरियल, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स। कल ये डिसाइड हुआ था कि आप इस तरह से 3 कंपोनेंट से याद रखा करें। ऑब्वियसली प्राइम कॉस्ट भी बोला जा सकता है। तो बेटा जिसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का मैंने क्या क्या नाम दिया, प्रोडक्शन कॉस्ट भी और फैक्ट्री कॉस्ट भी। उसी तरह जरा कंडी फैक्ट्री ओवरहेड्स को भी जरा सोच लें। फैक्ट्री ओवरहेड्स को मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी कहा जाता है और प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी बोला जा सकता है। आप बाय डिफॉल्ट डेफिनेटली फैक्ट्री ओवरहेड्स बोल लें, लेकिन ऑल्टरनेटिवली कुछ चीजें जरा ज़हन में रखें। फैक्ट्री ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं। तो इनिशियली ये कन्वर्जन कॉस्ट है, लेकिन ये किसको किस में कन्वर्ट करने का खर्चा है, सी को जी में कन्वर्ट करने का खर्चा है। इसे हम फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग सी इनटू जी भी कह सकते हैं, फर्दर कन्वर्जन कॉस्ट। लाइक कल वाला क्वेश्चन नंबर 2 का जरा की डायग्राम निकालें। क्वेश्चन नंबर 2 की जो डायग्राम बना रहे थे, जैसे डायग्राम की बजाय आपको क्वेश्चन के डाटा जरा बेहतर रहेगा। पेज नंबर 15 के साथ देखो। डिपार्टमेंट 2 जो था, डिपार्टमेंट 2 जो था, इसमें किसकी प्रोसेसिंग हो रही थी, एक नजर देख लेना। तो उसकी बी की प्रोसेसिंग में कौन कौन से खर्चे हमने प्लस किए थे, 45, 21, तो वही कन्वर्जन कॉस्ट थी जो डिपार्टमेंट 2 में इंकर हुई थी। एंड सिमिलरली डिपार्टमेंट 3 था। तो इसी तरह हमें प्रोडक्ट सी को, और ठीक है याद आ गया, प्रोडक्ट सी अगर जी में हमने कन्वर्ट किया तो हमें कन्वर्जन कॉस्ट बताई गई सी को जी में कन्वर्ट करने की, which of course is after further processing, oh sorry, after joint production cost, further processing का खर्चा है। समझ आ गया अपनी साथ, चलो आगे। नंबर 4, 94,000 kgs of Z was sold during the period। कितने बने थे, कितने बिके हैं, विद अ टोटल रेवेन्यू ऑफ ₹3,003,300। ये क्या है 3,003,300? अगर हमें पर यूनिट सेल प्राइस की जरूरत पड़ी तो कैसे निकालेंगे मेरे भाइयों, सेल्स को फिर डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड करेंगे। इस तरह की चीजें कम से कम फाइनल कर लीजिएगा इन दोनों। ऐसे ही नहीं, अगर जरूरत पड़ेगी ठीक है, सेल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड।
लेकिन वो कहता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ जी भी है, जी का ओपनिंग था वाज 8000 kgs। तब कैलकुलेटर जरा पढ़ना, किसके ओपनिंग स्टॉक्स नहीं दिए हुए थे, ए बी सी के, लेकिन जी के एंगल से वो कह रहा है 8000 ओपनिंग है। देखें कैलकुलेटर, फर्दर कितने बनाए 96,000, प्लस करेंगे माइनस, ओपनिंग प्लस 96,000, इतने अवेलेबल हो गए आपके पास 104 समथिंग, बिके कितने 94, देयरफॉर इसके स्टॉक में कितने पड़े होंगे 10,000। ऊपर जाए पॉइंट नंबर 1 में, वहां क्योंकि ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो शायद जो प्रोडक्शन और सेल का डिफरेंस है वो एज इट इज स्टॉक आ जाएगा। अच्छा अब आप ऊपर जरा वापस जाए पॉइंट नंबर 1 में, अब ये पता चल रहा है कि सी की सेल्स के केजीज और सेल रुपीस की नहीं दिए, आप रीडिंग दिस पॉइंट नंबर 3 एंड 4, सी को एज इट इज नहीं बेचा जा रहा लग रहा, सी को फर्दर प्रोसेस करके फिर बेचा जा रहा है। तो rather than selling C in the market as it is, we are converting the C into first of all Z and then Z is sold in the market. नंबर 5 सर, सॉरी पॉइंट नंबर 4 के क्लास सेंटेंस, अब जहां ओपनिंग था वहां पर कुछ FIFO का जिक्र कर दिया। FIFO मेथड इज यूज्ड फॉर प्राइसिंग द ट्रांसफर ऑफ Z टू द कॉस्ट ऑफ सेल, देन फिर हाउ टू सॉल्व मैंने भी बातें की, इंशाल्लाह फर्दर अप्लाई करते हैं। नंबर 5, 8,000 kgs of a byproduct V was also produced during the further processing and sold at the rate of 10 per kg. What is this 10 per kg? Recovery value. Byproduct याद है कुछ? Cost is allocated. Cost is allocated. लेकिन क्या इसकी अगर रिकवरी वैल्यू तो उसका ट्रीटमेंट करते हैं? इतना देखे बोले कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है? नॉर्मल रेवेन्यू बनाया जा सकता है, अदर इनकम बनाई जा सकती है और डिडक्शन भी की जा सकती है फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ये तीनों ज़हन में रखकर नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ें। सेल प्रोसीड्स ऑफ बाय प्रोडक्ट आर एडजस्टेड अगेंस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जी। क्या गिवन है? ये मेथड गिवन है। कौन सा मेथड गिवन है? थर्ड वाला शायद गिवन है। ब्रैकेट में कुछ चीजें सिर्फ इसलिए है कि ताकि आप सारा जरा अपने आप को कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें, डेफिनेटली एग्जाम में ये ब्रैकेट्स नहीं होंगे। नंबर 6, cost of the production is apportioned among A, B and C on the basis of weight of output. ये क्या है जी? ABC फर्स्ट पैराग्राफ ऊपर, ABC कौन थे? ये जॉइंट प्रोडक्ट्स थे। तो क्या जॉइंट प्रोडक्ट्स पर पॉइंट नंबर 2 देखें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एलोकेट होनी थी, तो किस मेथड से होनी है? वेट ऑफ आउटपुट की बेस पे। कौन कौन से मेथड है इसके? दो ही पढ़े सर, क्वांटिटी मेथड है, फिजिकल क्वांटिटी मेथड और सेल वैल्यू मेथड। क्या ख्याल है एडमिट के वर्ड्स क्या बताते हैं? वेट ऑफ आउटपुट, वेट ऑफ आउटपुट। ऊपर जाए पॉइंट नंबर 1 में, वेट कैसे दिया हुआ? केजीज में दिया हुआ। तो क्या सेल प्राइसेस को बेस बनाना है या वेट को बेस बनाना है? तो ब्रैकेट में फिर ठीक लिखा हुआ, क्वांटिटी मेथड, फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट्स मेथड। लास्ट वन, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में बनाया, ग्रॉस प्रॉफिट अदर इनकम के बाद सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस भी होते हैं। 25 लाख रुपीस टोटल है इनकम ड्यूरिंग द पीरियड, लेकिन इनको फिर क्योंकि हमने प्रोडक्ट वाइज बनानी इनकम स्टेटमेंट, तो कहता है दीज आर एलोकेटेड टू द मेन प्रोडक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल वैल्यूज। सेल वैल्यू की बेस पे फिर इसको एलोकेट करना। नीचे पढ़ लें जरा रिक्वायरमेंट, वी आर सपोज्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, कैसे? आइडेंटिफाइंग सेपरेटली द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द 3 मेन प्रोडक्ट्स। तो डेफिनेटली अपनी वर्किंग्स कैसे होनी है, आए बिस्मिल्लाह पढ़ें, सॉल्व करें। सर ये क्या है, सर खेलना शुरू हो गए, 1 मिनट चलाते हैं, 1 मिनट बंद करते हैं, बंद करते हैं, चलाते हैं, कुछ नहीं होता। मेरा ख्याल एक दफा डिसाइड करें जो करना, सारा ध्यान तो इसमें कि अब कितने मिनट और कितने सेकंड हो गए, तो बंद करने का टाइम आ गया। मेरा ख्याल बंद करें, कुछ नहीं होता, या चलवा लें दफा, या बिस्मिल्लाह पढ़ के खत्म करें, जो फैसला करने का। फोकस ऑन द क्वेश्चन।
आज से ऑनवर्ड्स, आज वेडनेसडे है, अगले 3 से 4 दिन जो है ना, ये बड़े डिसाइडिंग हो जाएंगे, सिर्फ इस टॉपिक के एंगल से नहीं, शायद अगली बहुत सी बहसों के एंगल से भी। तो थक गए हैं, वापस आ गए। कंपनी नेम्स बाइनरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो वर्ड्स लिखे हैं वही यूज लिया गया। लास्ट लाइन में शायद ईयर एंड नहीं लिखा हुआ, लेकिन ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ के एंड में फॉर द ईयर एंडेड पर बताया हुआ है, इज जून 7 फॉर द ईयर एंडेड, 30th June 7, फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट। साथ साथ क्या नहीं रहेगा, डेफिनेटली मैंने डाटा आपके सामने पढ़ा तो है, इसको कैसे यूज करना है, एक एक फिगर कंसंट्रेशन से देखते हैं, वर्किंग जहां जरूरत पड़े कीजिएगा प्लीज। रिक्वायरमेंट में जाए, उसने कहा आइडेंटिफाई द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द 3 मेन प्रोडक्ट्स। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डिसीजन ये आगे है कि आप डाटा देख के ये बताएं कि कौन सी है 3 मेन प्रोडक्ट्स जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी आनी है। ए बी सी, सी पे है रखना, क्या सी को बना रहे हैं हम? नहीं बना तो मैंने कहा ये ना बात, क्या सी को बना रहे हैं हम, लेकिन क्या सी को बेच रहे हैं? सी को फिर जी में कन्वर्ट करके बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट किसका डिटरमिन होगा? लेकिन ऑफ कोर्स बात पूरी सुनने जरा, कि अगर जी को बनाना है तो क्या सी को भी बनाना पड़ना है? क्या सी को फर्दर प्रोसेस करके जी बनाना? लेकिन कॉलम के एंगल से हम किस किस के कॉलम्स बनाए? A, B as it is है, C is not selling, instead of that Z is selling, तो A, B, Z पर ये फाइनल हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड पे थोड़ी स्पेस रखते हैं सेल, कॉस्ट ऑफ सेल वाले वर्ड्स के लिए, 3 कॉलम्स बना। A, B, Z डेफिनेटली रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली जस्ट आपको फिलहाल अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो डेफिनेटली टोटल कॉलम नहीं बनाएंगे एग्जाम में। मैं इसको टोटल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जरा फर्दर एक बात मैंने करनी है, तो टोटल रिक्वायर्ड नहीं है, प्लीज आप लेकिन बना दीजिएगा, बनाइए कॉलम्स, पूरी इनकम स्टेटमेंट पूरा पेज रखना आपको, इकट्ठे हो रहे सब लाइन में। नो नीड ऑफ एनी स्केल, नो नीड ऑफ एनी ब्लू पेन, ब्लैक पेन for writing, blue pen for and red pen for that. ये सबसे पहले कैंडी ही रुक जाए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी देख लें। ए बी जी ठीक है, ए बी सी से जी से मैंने स्टार्ट किया। वैसे ये सॉल्व से पहले हम इस डाटा को जरा एक डायग्राम फॉर्म में अपने सामने जरा रख लें, मेन मेन चीजें जो हमारे सामने आई। तो आज तो ये डायग्राम डेफिनेटली कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन शायद हेल्पफुल हो जाती, बना लें यार, लेकिन वर्किंग में बनाएंगे ऑफ कोर्स, एग्जामिनर के लिए नहीं, एग्जामिनर को दिखा सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का मकसद। अगर ये पहले बनवा दें तो सबसे बेस्ट रहेगा। लुक एट द क्वेश्चन, इनिशियल कॉमन प्रोसेस है, फर्स्ट पैराग्राफ से लेकर नीचे एंड तक आना, जहां जहां मैं चाहूंगा काइंडली प्लीज साथ साथ देखना। एक कॉमन प्रोसेस है जिसमें से कितनी प्रोडक्ट्स अमर्ज हो रही हैं, कौन कौन सी? ए बी सी,
ढूंढ दे पहले सर जी चंद चीजें, फिर आपको मेरे आगे स्पेस अगर रिक्वायर्ड है तो आप देख के बना लीजिएगा कितना स्पेस करके बना। कोई कॉमन प्रोसेसिंग का खर्चा दिया कहाँ 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 इस पॉइंट में how much cost is available 17915 800 17915 800 ठीक है मींस लिखवा दो सर 17915 800 then first paragraph A and B are sold at supply price देखो फर्स्ट paragraph A और B का फर्दर कोई इशू नहीं है यह है A और B are sold immediately the only issue is of product C अब मुझे जरा क्वांटिटीज काइंडली बता दें यहाँ क्वांटिटीज कितनी कितनी बनी है पॉइंट 1 देखो A और B और C की इस खर्चे से क्वांटिटीज कितनी बनी है इस खर्चे से क्वांटिटीज बनी है या बिकी है प्रोडक्शन का खर्चा क्वांटिटीज बनी कितनी कितनी 3,35,000 pages 295,000 pages and 1,34,000 pages जानना है सर 1,34,000 pages सर में से फिर इस्तेमाल कितनी हुई बात की बहस इस खर्चे से प्रोडक्शन कितनी हुई है देख लें पॉइंट 1 से इतना देखो ऑफ कोर्स पॉइंट नंबर 3 भी है लेकिन इनिशियली सी की प्रोडक्शन हुई कितनी है लेकिन फिर सी की फर्दर प्रोसेसिंग कितनी हुई है वो एक अलग बहस है वो करता हूं मैं एनी कंफ्यूजन द फर्स्ट क्वांटिटीज एनी कंफ्यूजन सर तो ए और बी के बड़ा फर्दर शायद कोई बहस नहीं रही अब आने सी पे जरा और सी से रिलेटेड अब आपने पॉइंट नंबर 3 और 4 पे फुल फोकस रखना लुक एट योर क्वेश्चंस बस पॉइंट नंबर 3 एंड 24 पहले आ जाए पॉइंट नंबर 3 134,000 kgs ऑफ सी की प्रोडक्शन है और पॉइंट नंबर 3 का देखें तो कितनी फर्दर प्रोसेसिंग है 128 क्या मतलब बाकी कैलकुलेटर पकड़ो डिफरेंस कितना ये क्या है अगर 134,000 kgs प्रोडक्शन है हमने 128,000 kgs को फर्दर प्रोसेस किया है तो बाकी 6,000 का क्या कंसिडर करें वर्क इन प्रोसेस नहीं करनी है सी बन चुकी है सी का स्टॉक वर्क इन प्रोसेस सही ना करें सही तरह का सोचना तो सही कर लेते हैं आप इस स्टोरी में से अब जरा बात हुई है तो पॉइंट नंबर 3 पढ़ा एक मिनट इस स्टोरी में जी और सी के एंगल से बताएं फिनिश गुड्स का नाम क्या है क्या बना के बेच रहे हैं डी तो सी क्या है सी सॉर्ट ऑफ अ रॉ मटेरियल फॉर सी C is sort of a raw material for Z लेकिन क्या नॉर्मली रॉ मटेरियल खरीद के फिनिश गुड्स बनाई जाती हैं लेकिन यहाँ क्या लग रहा है कि इनिशियली रॉ मटेरियल भी बनाया जा रहा है वर्क इन प्रोसेस आप शायद मेरे ख्याल सही वर्ड नहीं यूज कर रहे अगर Z की कुछ चीजें Z की प्रोडक्शन में से कुछ प्रोडक्शन अभी हो रही होती तो ठीक है Z का क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस और C भी अगर कुछ ना बने होते C भी इन प्रोसेस होते तो वो सी का भी वर्क इन प्रोसेस हो सकता है लेकिन ये क्या सी 134 देखें 128 देखें क्या 134 में से रिमेनिंग 6,000 ऑफ सी अभी बन रहे हैं या बन के फर्दर प्रोसेस नहीं हुआ तो वर्क इन प्रोसेस शायद नहीं सी का क्लोजिंग स्टॉक है और सी के एंगल से मेरे क्या वर्ड्स हैं आई एम सेइंग शायद सी इज अ रॉ मटेरियल अ सॉर्ट ऑफ अ रॉ मटेरियल फॉर सी लेकिन रादर देन परचेजिंग दैट रॉ मटेरियल सी फ्रॉम द मार्केट we are also manufacturing the raw material C for the production of ultimately finished good C. Sorry, मैं repeat करता हूँ. Normally क्या होता है रॉ मटेरियल खरीदा जाता है और फिर क्या किया जाता है उसे प्रोसेस करके फिनिश गुड्स बनाए जाते हैं लेकिन यहाँ लग क्या रहा है कि हम रॉ मटेरियल C भी खुद पहले बनाते हैं लेकिन उससे फिर हम जब Z की प्रोडक्शन करते हैं तो इस C से Z में जाते हुए C is a raw material and Z is a finished goods. What is the production of Z? Sorry, what is the production of C? 134.
व्हाट हैज बीन फर्दर प्रोसेस 128, तो सी का क्लोजिंग स्टॉक 6000 केजीज महसूस हो रहा है, लेकिन क्या सी के वो जो 6000 केजीज हैं वो बन गए हैं सी के एंगल से? तो सी के एंगल से वो फिनिश है। अब ये नहीं कि उन पे कुछ काम हो गया कुछ रह गया, therefore it is not a work in process for Z as such. So C के 134,000 kgs are produced, from which 128,000 kgs have been further processed. Therefore 6,000 kgs of C should be in the closing stock. Okay? हाँ लिखा, तो इसको इस तरह से लिखा, लेस 6,000, एक मिनट पहले आप देख लें इस तरह से समझ आ जाएगा, और फाइनली 128, बल्कि अभी शायद कि ना लिखे हैं क्यों, मतलब मैं जो चीजें लिख रहा हूँ अगर आप किसी और तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे तो मैं उस तरह लिख देता हूँ। इसे मैंने माइनस क्यों कर दी, तो ये समझ आ गया सबको 6,000 आया कैसे? अच्छा ये भी ध्यान में रखें, पॉइंट 1 में नहीं आया, पॉइंट 1 में क्या सी का कुछ ओपनिंग तो नहीं था? अगर होता तो फिर शायद हमें ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन और माइनस पे फर्दर प्रोसेसिंग सोचना पड़ता, जिससे हमने अभी थोड़ा पॉइंट नंबर 4 में नीचे जाए, जी में देखें, जी में 10,000 तक कैसे पहुंचे? जी का भी 10,000 स्टॉक आपने बताया था, 8,000 उठाया, प्रोडक्शन उठाई, सेल उठाई, रिमेनिंग आया। तो आई होप कि आपको महसूस हो रहा है कि गेम सीरियसली ऑन, लेकिन ये एंजॉय करने वाली चीज है, अगर आप कंसंट्रेट करेंगे तो बात है बीच में कहीं। एनी कंफ्यूजन फाइंडिंग 128, 6,000 and 134। अब आगे बढ़ाएं जरा, फिर क्या हुआ इसका 128 फर्दर प्रोसेस, क्या इस फर्दर प्रोसेसिंग के रिजल्ट में कोई खर्चा हुआ? कितना हुआ टोटल बता दो मुझे, आपने टोटल कर लिया 803,200 रुपीज। लेकिन अब और गेम शुरू करें, जब ये 128,000 फर्दर प्रोसेसिंग हुई तो अब पॉइंट नंबर 4 में जाए, इस फर्दर प्रोसेसिंग के रिजल्ट में फाइनली क्या हुआ, 96,000 केजीज जी के बने, ढूंढे 8,000 भी तो बने यार, वो बने हुए हैं, वो बने हुए थे। इस 128 की फर्दर प्रोसेसिंग से कितने बने, कहाँ लिखा है 96,000, पॉइंट नंबर 3 या 4? 3 फाइनली समझे, अगर मैंने 4 कहा 94,000 फिर बिके, मैं भी ये पूरे कर रहा हूँ कि बने कितने कितने कहाँ से। लेकिन माय डियर एक गेम और है, पॉइंट नंबर 5 में, एक मिनट, क्या इसी फर्दर प्रोसेसिंग के रिजल्ट में कोई बाय प्रोडक्ट बनी है या वो जॉइंट प्रोसेस से निकली है? वो कॉमन प्रोसेसिंग में कोई वी नहीं बनी, जरा पॉइंट नंबर 5 काइंडली देखें जरा। But the question is saying 8,000 kgs of byproduct V was also produced during further processing. तो प्रोसेसिंग हुई कितने kgs की? 128,000 kgs, उसमें से क्या बना 96,000 kgs of Z and 8,000 kgs of V, which is a byproduct. Any confusion? Not from the common process, but during further processing. डन है यहाँ तक? एक मिनट मैं रुक रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स, then sir next issue is point number 5 दोबारा, बाय प्रोडक्ट जो बनी है वी, इसको कॉस्ट एलोकेट नहीं होनी, इसकी रिकवरी वैल्यू दी हुई है, उसकी रिकवरी वैल्यू है 10 पर केजी। हाउ मेनी केजीज ऑफ वी आर प्रोड्यूस्ड? जरूरत है तो कैलकुलेटर उठा लें, 8,000 इंटू 10 करें, 800 रुपया, 8,000 इंटू 10, 80,000 रुपीज। व्हाट इज 80,000 रुपीज? रिकवरी वैल्यू ऑफ द बाय प्रोडक्ट ज़हन में रख के जरा इस पॉइंट नंबर 5 का दूसरा सेंटेंस पढ़ें, क्या करवाना चाह रहा है एग्जामिनर? सेल प्रोसीड ऑफ द बाय प्रोडक्ट आर एडजस्टेड अगेंस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सी। क्या जो करवाना चाह रहा है वो सही करवाना चाह रहा है? वो किस में से नेट करवाना चाह रहा है? फिगर बोले, कोई फिगर बोले। 803,200। देखिए फर्ज करें अगर ये बाय प्रोडक्ट को यहाँ बनी होती, एक मिनट, कॉमन प्रोसेस से कोई निकली होती,
तो तब भी से कॉस्ट एलोकेट नहीं होनी, तब भी से कॉस्ट एलोकेट नहीं होनी एज लॉन्ग एज ये बाय प्रोडक्ट है। देन इसकी रिकवरी वैल्यू फिर कहां से लेस करते, ज्वाइंट कॉस्ट से, और फिर रिमेनिंग कॉस्ट एलोकेट करते। लेकिन अब ये क्योंकि बनी ही कहाँ है, फर्दर प्रोसेसिंग के रिजल्ट में, तो इसकी रिकवरी वैल्यू को ऐसे कुछ कर लेना चाहिए। जरा देखें बोर्ड पर, 8000 केजीज है इंटू 10 है इज इक्वल टू 80,000 रुपीज है। 80,000 रुपीज की एक डबल एंट्री यही में लाए, कैश और रिसीवेबल डेबिट, और क्या इसमें से नेट कर दूं, इसमें ऐड कर दूं, लेस कर दूं, डबल एंट्री बोल दें। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्रेडिट, लेकिन कौन से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ऑफ जी। तो सही, यहां तक काइंडली सॉल्व करना काइंडली। तो व्हाट इज द नेट फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, 7,23,200। सही है। आई होप कि अब क्वेश्चन जितना हमने पढ़ा शायद मेजर चीजें हमारे साथ सामने प्रेजेंट हो गई, क्लियर हो गई चीजें। क्या लिखना शुरू कर दिया, तो गलत हो गई। नहीं, मैंने कुछ लिखना शुरू कर दिया, ये नोट कर ले सर। कौन सा फिर हम वही करते सर जो करना चाहिए था, अगर वहां बनती तो वहां से करते हैं, अगर वहां बनी है तो वहां से किया, क्योंकि इस बेटा क्वेश्चन में लिखा हूँ। जी ये 24,000 केजी इम्तिहान साहब डिस्कस करता हूँ। क्या प्रोडक्शन में लॉसेस भी हो जाते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेसेस में? अब्दुलरमान वो पेजेस इधर ही होने, आगे आ जाएंगे। ये करें स्टार्ट। ये रिपीट कर दें प्लीज, ये 6,000 क्लोजिंग स्टॉक ऑफ सी है या पॉइंट नंबर 1 देखें, सी का ओपनिंग स्टॉक बताएं। 134 जाने दें। तो मैं मेल अगर लिखा हुआ तो मैं कैसे वहां लिख सकता हूँ? 134 बना, 128 प्रोसेस हुए, कितने प्रोसेस नहीं हुए? बन गए हैं, बन गए 134, लेकिन प्रोसेसिंग कितने की है? ये सर आ जाए फर्स्ट पेज बना लिया जाएगा, ये ऑनलाइन स्टूडेंट स्टडी बता दो तो लिख तो नहीं आप प्लीज। जी सर आए, इनकम स्टेटमेंट शुरू करो। स्टार्टिंग पॉइंट बताएं, सेल्स, सारी फिगर्स अब सॉल्व होनी है, प्लीज कैलकुलेशन जरूर करनी है। जी सेल्स की अमाउंट कैसे निकालने हैं, सी की तो गिवन है, पॉइंट नंबर 4 देखें, सी की तो रेवेन्यू की अमाउंट 3,003,300 गिवन है, नजर आ रही कहीं? ए और बी की कैसे निकाल सकते हैं? सेल्स के केजीज भी दिए हुए हैं फर्स्ट पॉइंट में, और पर केजी रेट भी दिया हुआ है, तो यूज कर सकते हैं सर। 285,000 मल्टीप्लाइड बाय 30.85, इस तरह की जो वर्किंग्स है ये कैलकुलेटर पे करके आपको लिखनी चाहिए। सब कुछ भी दिखाना एग्जामिनर को कंपलसरी नहीं है, इस तरह की जो सिंपल सिंपल वर्किंग्स है उस पर टाइम वेस्ट करने की बजाय सॉल्व ऑन कैलकुलेटर एंड जस्ट राइट ऑन द पेज।
ये बेटा डेफिनेटली बाय प्रोडक्ट को कॉस्ट एलोकेट करते नहीं, कभी वैल्यू इसकी कंसीडर कर ली है, उसके बाद बात खत्म हो गई। आप साथ साथ चले क्वेश्चन, बाकी बातें क्वेश्चन के साथ होंगी। ये सब लोग निकालेंगे प्लीज 85 to 85,000 इनटू सेल प्राइस पर यूनिट। फाइनल आंसर लिख रहा हूं सब। जी सॉरी 8792 एक दफा जरूर बोले कैसे आई ये फिगर। सेल्स क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर क्वांटिटी, इज दिस केस kgs, सेल्स इन kgs मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर kg। इसी तरह होता है B 8560,560, तो सेल क्वांटिटी इनटू सेल प्राइस पर kg। ये ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? आपको एक सवाल से बड़ा खतरा महसूस होता है जब आप रिपीट करते हैं, और इस तरह की बात जब आप रिपीट कराते हैं सेल प्राइस पर केजी कहाँ से है, ये बड़ा खतरनाक हो जाता है। जी ढूंढे, जी का उसने रादर देन जो हमें पर केजी बताता, उसने हमें अमाउंट ही बता दी। तो 3003 इस पॉइंट में, पॉइंट नंबर 4 में, और मेरा ख्याल एक दफा लिख लें ब्रैकेट में, ये गिवन ही फिगर उठा रहे हैं, और टोटल्स जब करने होंगे एंड में करें। एनी कंफ्यूजन? ड्यूरिंग द क्लास यू नीड 100% कंसंट्रेशन। कब से? सेल के बाद बताइए क्या होता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। नहीं, पेपर के बाद सभी हो सकता है, कल की बजाय, लेकिन जल्दी के। जी डियर, कॉस्ट ऑफ सेल्स मैनेजमेंट के लिए इनकम स्टेटमेंट बन रही है, तो इसके अंदर ही कुछ वर्किंग्स की जा सकती हैं। तो स्टार्ट नहीं जी, पूरे वर्ड्स बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट के। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, एम होगी ऑन। फिनिश गुड्स के नाम बोलते हैं क्या है? ABC, फाइनली ABC, ढूंढे जी ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, AB का तो सही कह रहे हैं आप, लेकिन Z अब गेम है, Z इज फिनिश गुड्स फॉर C। और सर जी क्वांटिटी तो नहीं लिखवानी, इतना जालिम तो ना बने, 8,000 बोल रहे हैं सर जी, तो क्लियर चीज ही है। ठीक है, शुक्र, बड़ी मुश्किल से हम स्टॉक तक पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद आपने क्वांटिटी बोल दी। ये डियर ओपनिंग स्टॉक ए और बी का तो नहीं है, किस पॉइंट में? पॉइंट 1 में। तो सी का भी तो नहीं है, लेकिन हम सी को बेच नहीं रहे। सी और जी के एंगल से जी इज द फिनिश गुड्स फाइनली। तो व्हाट इज द ओपनिंग स्टॉक अमाउंट ऑफ जी? उठाएं 172 800। क्या उठाते हुए और लिखते हुए आप कंफर्टेबल हैं कि क्या कर रहे हैं हम ये, या बस देख के लिखी जा रहे हैं? C is sort of a raw material for Z। ये बार बार भी वर्ड आना है, बार बार आना है, सही क्लियर हो रहा है हो रही मेरी बात? तो rather than purchasing raw material, in this question we are producing raw material as well for the production of finally finished goods। ठीक है, एनी कंफ्यूजन? अगली दीदी कंफ्यूजन वैसे नहीं, आपके बात सामने भाई। जी सर क्या करें? और स्टॉक हमेशा कॉस्ट पे होता है सर। आप भी अभी इंट्रो पढ़नी है? अगर ये वाली पढ़ी है तो रहने दें, या काश आप कहते हैं मैंने अभी इंट्रो पढ़नी है, ये तो ये ठीक था। स्टॉक प्लीज कॉस्ट पे होते हैं, हमेशा वाली बात वहां होगी। एक एक्सेप्शन है, लेकिन वो जरा बच्चों को भी याद नहीं है, उनको भी याद करने पड़े। तो एक्सेप्शन है सर, तो स्टॉक हमेशा कॉस्ट पे होता है जी सर। लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी भी होता था। स्टॉक इज मेजर्ड एट, लेकिन एनआरवी पे कब होता है? अगर वो कॉस्ट से लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी, और एनआरवी कब लोअर होती है?
हो सकती है जब भी कभी हो, लेकिन नॉर्मली जब फ्यूचर में लॉस एक्सपेक्टेड हो। बहरहाल ये बातें भी होनी है। हमेशा की तरह भी आज भी आपने महसूस नहीं होने दिया कि आपको एनआरबी का वर्ड भी कभी सुनाई दिया है जिंदगी में। नेक्स्ट वर्ड देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। which is highly uncommon. Common sense is that sense which is highly common. Working one's cost of goods manufactured. नेक्स्ट पेज पे आता। जब तक आप बेटा डेफिनेटली ये चीजें इनिशियली अभी मैं स्टार्ट ही कर पा रहा हूँ, तो आप सोचें साथ साथ, लेकिन जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे बात बननी नहीं है। मैंने वर्किंग वन लिखी या टू, वन ही ठीक है, वन ही टू ठीक है। इसमें थोड़ा आप मुझे ये बताइए मैंने क्यों वर्किंग क्यों करना चाह रहा हूँ। मेरे तो कल फिगर अवेलेबल है। डायग्राम देखा जरा, डायग्राम देखें सर, क्या इशू है। We are supposed to prepare the income statement product wise. तो 17.915 मिलियन एक अमाउंट है। क्या ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है? किस किस की है? ये शुरू में एबीसी की है, एबीसी की है। ये किस पे एलोकेट होनी चाहिए? एबीसी पे शुरू में। लेकिन डेफिनेटली जो सी की कॉस्ट आएगी वो अल्टीमेटली जी की टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन जो ए और बी का खर्चा आएगा, क्या वो उनका फाइनल मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा होगा? वंस अगेन एक छोटी चीज है बनाए, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, स्टार्टिंग पॉइंट रॉ मटेरियल, देन डायरेक्ट लेबर, देन फैक्ट्री ओवरहेड्स। इनको ध्यान में रखे तीन चीजों को। पॉइंट नंबर 2 में 17.915 मिलियन पड़े। क्या ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? हाँ, वर्क इन प्रोसेसेस वंस अगेन नहीं है। देयरफॉर इसको ही फाइनली हम क्या नाम दे देंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो इस तरह की बातें बार बार जहन में आनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने सवाल में अचानक किस दिन आ जाना। आ जाए वर्किंग करें। क्या वी नीड टू एलोकेट द फिगर? किस मेथड से? कहाँ लिखा है पूरे सवाल में? एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट, पॉइंट नंबर 6। Point number 6, the cost of production is apportioned among A, B, and C on the basis of weight of output weighted average. Weight of output यार तो खुदा के लिए बोलाना क्या हो? ये करें स्टार्ट। पहला कॉलम नेम ऑफ प्रोडक्ट्स A, B, C। ये ठीक है, फिलहाल मैं स्टार्टिंग के तौर पे C लिख रहा हूँ। क्वांटिटीज आइडेंटिफाई करवाएं, कौन सी वाली? यूनिट्स प्रोड्यूस्ड लिखें, ढूंढें। ये टिप आपके डायग्राम में भी लिखी, ढूंढा करें डाटा कर ली। 3,35,000, 2,95,000 and 1,28,000। 1,28,000 नहीं, 1,34,000 बना तो वही है। ये ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? क्या अगर क्वांटिटी बेसिस है तो गेम सिंपल नहीं है? यहीं से टोटल करें और कितने रुपीज एलोकेट करते हैं? 17,915 एंड 8 करेंगे हिम्मत करते माइंड अप करते। सम इसका बनेगा सर 64,335 डिवाइडेड बाय 764,000 into 1795 800। एक मिनट,
7855 750। यही हाथ जब मोबाइल पे चलते हैं, और यही हाथ जब कैलकुलेटर पे चलता है, तो एक के बाद ढूंढना पड़ता है दो किधर होगा। कल तो यही था, आज नजर नहीं आ रहा। 3143 डबल। ओके सर। और लोग जज्बाती हो चुके हैं और बोर्ड से देख के फिगर नीचे हो गई है, उठ उठ के देखना शुरू हो गई दुनिया, ये आखिर आया कहाँ से। आखिरी फिगर में जीरो कितने हैं नजर नहीं आ रहे। हाँ मुझे पता, आप चेक कर रहे हैं ना कि मैंने ठीक लिखा है। बेटा प्लीज आंसर ठीक है, ऐसे ना किया करें, इस कॉन्फिडेंस से प्लीज गलत ना करें। जीरोस बेटा प्लीज सही लगाएं, इस तरह ना करें। तो ये बेटा जो खर्चा फाइनली सी को एलोकेट हुआ है, क्या अल्टीमेटली इसने भी जी का हिस्सा बनना है? ये बेटा प्लीज देखें फिगर सबने, अब काइंडली प्लीज चेक करें फिगर्स ठीक है। दोबारा सॉल्व करें प्लीज, जीरोस की मिस्टेक्स हो रही हैं, इस तरह ना किए। जी डियर, इन फिगर्स में से शायद होगी। अब पहले आपने देखनी है अपनी ये फिगर वर्किंग नंबर 2 वाली या 1 वाली जो भी आपने की है, ये जरा देखें मुझे कैसे लिखनी चाहिए। पहली फिगर देखें जरा, क्या फर्स्ट फिगर को मैं ए की 100% कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड समझ के लिख सकता हूँ? बेटा लिखने दिया करें, ये मैंने बस 2-3 सवाल और करने, बाकी आपने करने हैं। आप पूरा कीजिएगा ना, इस तरह थोड़ी देख के लिखने वाला। क्या 6917 750 को भी टोटल खर्चा ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का बी कंसिडर करके लिखा जा सकता है? लेकिन अब जरा एक प्रॉब्लम आई है। यकीनन ये जो सी का खर्चा है ये जी के लिए है, लेकिन क्या ये जी का फाइनल खर्चा है? यहाँ लिख क्या रहे हैं, इसकी लेफ्ट साइड में हेडिंग पड़े, हम लिखा क्या चाहते हैं? तो जी को बनाने की ये टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड नहीं है। तो यहाँ अभी ये वाली फिगर एज इट इज नहीं लिखी जा सकती, यहाँ क्या करना पड़ेगा? तो एक वर्किंग नंबर 2 का सिर्फ यहाँ के लिए रेफरेंस है, अब ये 2 या 3 जो भी आपने बना दी अकॉर्डिंगली लिखिएगा। ये सबको क्लियर है कि ये जो 314 समथिंग फिगर आ रही है, ये अभी एज इट इज 100% मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ जी नहीं है। तो इसके लिए अब हमें क्या करना है, एक और वर्किंग बनानी। वर्किंग बनाने से पहले जरा एक मिनट डायग्राम दोबारा देखनी है हमें, और प्लीज जितना टाइम है मैं मुसलसल घड़ी देख रहा हूँ, आप इस चक्कर में ना पड़ जाएगा। ये बड़ा इनिशियली अभी जब हमने कॉस्ट फाइंड आउट की है 3142 300, ये हमारी डायग्राम के मुताबिक शायद यहाँ तक की कॉस्ट है, 134,000 ये मल्टिक लगाया, यहाँ तक की कॉस्ट है। तो अभी यहाँ से हमें अल्टीमेटली जी तक पहुंचना, सी से जी, और रास्ते में भी कुछ खर्चा भी है, फिर वो एक बाय प्रोडक्ट भी बन गई है। तो अब हमें शायद बेहतर ही रहेगा कि कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट भी जरा रिवाइज हो जाएगी, और जहां जहां जो रेलिवेंट फिगर्स हैं वो सही तरह से प्लेस भी हो जाएंगी। तो आप इस तरह करें, अब जो वर्किंग आप करने लगे उसकी हेडिंग बनाएं, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ऑफ लिखवा दो जरा, ऑफ के बाद ऑफ जी। मेरी रिक्वेस्ट तो होगी कि आपसे कि पूरी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड करनी जेन में लाए, कुछ नहीं है तो ठीक है, लेकिन बार बार रिवाइज करके अब ये चीजें टिप्स पे होनी चाहिए। स्टार्टिंग पॉइंट का इस पूरी में जस्ट अ मिनट, और रॉ मटेरियल का नाम सी कह सकता हूँ, बनाए हेडिंग पर।
करें शुरू हो गए। आगे क्या होता है? ओपनिंग रॉ मटेरियल ढूंढने, सारा फोकस अब किस पे है? सी से जी, फिलहाल किस पे? सी पे। अब सी इज रॉ मटेरियल। पॉइंट वन एनी ओपनिंग रॉ मटेरियल 0 सी कहा? 0.1 पहली लाइन ढूंढना लीजिएगा 0। आगे हिम्मत करें, क्या लिखें? क्या लिखते थे? परचेजेस। कब लिखेंगे परचेजेस? अगर खरीद के इस्तेमाल करेंगे तो क्या खरीद के या बना के? क्या सी को बनाने का कोई खर्चा आया है तो उसको क्या लिख सकता हूँ? मेरा ख्याल है वही ठीक रहेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ऑफ सी। प्रोडक्शन कॉस्ट से भी वर्क इन प्रोसेसेस नहीं है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। प्रोडक्शन कॉस्ट लिखा जा सकता है यहाँ, लेकिन अगर वर्क इन प्रोसेसेस नहीं है तो फाइनली हमने पहुंचना यही होता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एक एब्रिविएशन बना रहा हूँ, फॉलो कर लेंगे? कितनी? ये ढूंढे, अब ढूंढे व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ऑफ सी 3142 300। अच्छा, साथ साथ ना अब हमें क्वांटिटी का एक अंदाजा रखना पड़ना है, तो प्लीज साथ साथ क्वांटिटी लिखें। ये कितनी क्वांटिटी इसकी? 134,000 kgs बने हैं और ये उसके पीस है। सॉरी जरा, आई होप स्पेस बन रही, मुझे याद नहीं रहता, साथ साथ क्वांटिटी जरा नोट करना। जी डियर, एनी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल सी सर जी कितना सर? 6,000 डन। 6,000 डायग्राम, 6,000 क्या वो 6,000 डायग्राम में लिखा हुआ? पॉइंट नंबर तो फिर देखना पड़ेगा, मेरा ख्याल है 1 के साथ थर्ड लिंक करना पड़ेगा जहां से वो 134 एंड 128, लेकिन वो डायग्राम एक्सप्लेन हो गया वैसे। 6,000 है इनमें। अब 6,000 बेटा ये केजीज है, क्या हम इन 6,000 केजीज की कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं? FIFO लगाऊं या वेटेड एवरेज? और सर जी सवाल में दिया हुआ है सर FIFO नीचे, वो जी के लिए दिया हुआ, यहाँ जरूरत ही नहीं है, यहाँ जरूरत ही नहीं है, ओपनिंग ही नहीं इनके। क्या आंसर वुड बी सेम? मसलन ये 6,000 यूनिट्स कहाँ से बचे होंगे? 134 से बचे होंगे, ओपनिंग तो है ही नहीं। तो सिंपली क्या करूं, कैसे माउंट मेजर करूं? 3142 300 डिवाइडेड बाय 134,000 एंड मल्टीप्लाइड बाय 6,000 इज इक्वल टू 140,700। आई होप के बात ओके। So therefore quantity consumed is 128 and the amount of quantity consumed is 300 1600। Any confusion anywhere? So 134,000 kgs of C बने, according to question 128,000 consume हुए, 6,000 should be closing stock. Any confusion anywhere? अभी कंप्लीट वाला नहीं हम कर सके, इंशाल्लाह बाकी कल करेंगे। अब होमवर्क अभी हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अभी बात पहुंच ही नहीं गई, यहाँ पहुंचनी चाहिए थी। आप प्लीज इस तरह करें, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है इनको आज जुबानी दोबारा करें, और प्लीज मेरी ये बात सीरियस लीजिएगा, कर लिया हुआ है, आता है, हो गया है, उस जहन से निकाल के इंडिविजुअली विदाउट लुकिंग एट द आंसर एक दफा जरा री अटेम्प्ट करें, 10-15-20 मिनट कम से कम दोबारा लगाएं, ताकि बातें फिर कुछ ना कुछ आगे बढ़ सके। अल्लाह हाफिज़। बुक्स बेटा मेरा ख्याल है ऑनलाइन स्टूडेंट्स को जो लाहौर से बाहर है शायद आज डिस्पैच होना शुरू हो गई है, मतलब तो होपफुली कुछ दिनों में पहुंच जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।